राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। प्रभात नगर कॉलोनी के बीचों बीच एक खूबसूरत मकान, 2 मंजिले का मकान की खूबसूरती बढ़ा रही थी। बालकनी में रखे हुए कलर कलर के फूल खिले हुए थे। उस मकान की पेंटिंग ऐसे चमक रही थी जैसे कि इसमें कल ही पेंटिंग की गई हो। मकान की सुरक्षा खूबसूरती बड़ी ही अच्छी तरह से बढ़ाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि उस मकान में रहने वाले लोग भी बड़े ठाट बाट से रहते होंगे। मकान का नाम था राधिका भवन, लेकिन उसकी अंदर की कहानी कुछ और ही बयां करती थी। उस मकान की मालकिन का नाम तो राधिका जी था, जो कि उसी मकान के ऊपर वाले फ्लोर में एक छोटे से कमरे में, जहां पर कभी घर के पुराने भंगार कबाड़ के सामान उसमें रखा जाता था, आज राधिका जी को वहां रहने के लिए दिया गया था। राधिका जी के पति जंगल विभाग में बड़े पोस्ट पर थे। अब उनके पति इस दुनिया में नहीं थे। राधिका जी को पति की पेंशन मिला करती थी। राधिका जी के घर पर उनका बेटा राकेश, बहू नीचे वाले कमरे में आराम से रहते। ऊपर उन्होंने अपने लिए कमरा तैयार तो किया था, लेकिन उनके ऊपर के कमरे में भी एसी था और नीचे ही बेडरूम में एसी था। मतलब कि अपने लिए काफी सुविधा बना रखी थी। वहीं कबाड़ वाले रूम में एक छोटी सी चारपाई, गद्दा, तकिया, पुरानी चादरें रखकर माँ को कचरे की तरह, जैसे कि कभी भंगार रखती थी, आज वह भी एक भंगार के रूप में उसी कमरे में पड़ी थी। दोपहर को 2 बज चुके थे। छत इतनी तप रही थी कि लग रहा था कि आग टपक जाएगी। वहीं राधिका जी का गला प्यास से सूख रहा था, पानी खत्म हो गया था। राधिका जी कई बार आवाज दी, कोई है? बहू, पानी लाकर दे दे। सीढ़ियां उतरकर नीचे नहीं आना जाना होता। राधिका जी को याद भी नहीं कि वह आखिरी समय पर कब सीढ़ियां उतरकर नीचे आई थी। जब से बहू और बेटे ने वही कबाड़ वाले रूम में ले जाकर फेंक दिया था, तो राधिका जी की हिम्मत नहीं हुई। हाथ पांव थरथराते थे। ऐसा लगता था कि सीढ़ियों से गिर जाएगी। किसी चीज की जरूरत होती थी तो कई बार आवाज देती। थक कर बेचारी खुद ही चुप हो जाती थी। आज भी उनके पास पानी नहीं था। काफी तेजी से उनको प्यास लगी थी। वह आवाज दे रही थी, राकेश, पानी तो दे दे, तेरी आवाज आ रही है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? लेकिन बहू और बेटा, जो कि नीचे अपने ही दुनिया में मस्त थे, आज बहू अपने शादी के सालगिरह की तैयारी कर रही थी। राकेश ने एक बार माँ की बात सुनी। वह नीचे ही अपनी पत्नी से कहता है, मैं तो तंग आ गया हूँ, ऊपर टार दिया हूँ कि कम से कम बार बार आवाज तो नहीं देगी। तो देखो, ऊपर से भी राकेश राकेश चिल्ला रही है। शिल्पा कहती है, जाकर देखो क्या घट गया इस बुढ़िया को, जीने नहीं देगी। कुछ ही समय के बाद मेरी सहेलियां और मेहमान आने लगेंगे। मेरे मायके वाले ने भी फोन कर दिया है कि आ रहे। मैं यहाँ नीचे तैयारी देखूं कि इस बुढ़िया की सेवा में लगी रहूं। राकेश सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गया। गुस्से से चिल्लाया, क्या चाहिए माँ तुमको? तुम हमें चैन से जीने दोगी कि नहीं? तुमको पता नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और घर में इतने सारे काम पड़े हैं, लेकिन तुम हो कि राकेश राकेश चिल्ला रही हो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे याद नहीं था कि तुम्हारी शादी का सालगिरह है, लेकिन कब से पानी खत्म है और ऊपर से इतनी गर्म हवा खिड़की से आ रही है। ऊपर का पूरा छत तप रहा है। मुझे एक लोटा पानी पीने को दे दो और थोड़ा सा पानी एक बाल्टी में दे दो, तो मैं अपने चादर भिगो कर उसके से पानी निकाल दूं और उसी को ओढ़ के सो जाऊं। सारे बिस्तर तो वैसे जल रहे हैं जैसे बिस्तर के नीचे आग रखी हो। फर्श भी नीचे तप रहा है। बेटा, इस कमरे में रहा नहीं जाता। मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी नीचे ले चल। वैसे भी आज तेरी शादी का सालगिरह है, तो मैं भी लोगों के साथ बैठना उठना और खाना पीना नीचे ही खा लूंगी। राकेश गुस्से से आग बबूला हो गया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पड़ी रहो। तुम्हें ऊपर इसीलिए रखा गया है कि नीचे शांति रहे। अब बार बार आवाज मत देना।
वह मुड़कर जाने लगा तो राधिका जी ने कहा, बेटा पानी, पानी लेकर आएगा ना? बड़ी प्यास लगी है। नहीं तो किसी से भिजवा दे, बहू खाली होगी, उससे ही पानी भेज दे। मेरी दवाई नहीं मिल रही है, यही टेबल पर तो रखी थी। राकेश गुस्से से टेबल पर लात मार दिया, जिसमें कभी उनका पानी का लोटा या गिलास या दवाइयां रखी जाती थी। लकड़ी की पुरानी टेबल थी, उसके दोनों पांव टूट गए और दो टेबल में ही अटके रह गए। राधिका जी डर कर दूर हट गई। वह सोचने लगी, अच्छा हुआ मुझे नहीं लगा। फिर वह थरथराती हुई वही चारपाई पर बैठ गई। प्यास तो बहुत लगी थी, लेकिन दोबारा कहने की हिम्मत नहीं हुई। राकेश नीचे आया तो फिर से कामों में लग गया। उसे भूल गया कि माँ को प्यास लगी है। राधिका जी गर्म हवा और उस कमरे की तपन और प्यास से तड़पती रही। नीचे बड़े ही धूमधाम से उनके सालगिरह की तैयारी चलती रही। तभी सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज आई। राधिका जी को एक पल के लिए लगा कि पानी लेकर उनका बेटा राकेश आ रहा है। उन्होंने अपना होंठ चाटा, अब तो पानी मिलेगा। लेकिन वह बेटा नहीं, उनकी बहू शिल्पा थी, जो उसी कमरे में एक पोटले में कंबल बांधकर रखी थी। आज उसे जरूरत थी, इसीलिए लेने गई। वह अंदर गई, अपना मोबाइल वहीं रखा और पोटले को उठाया। उसे मोबाइल लेना भूल गया। वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। राधिका जी को वह मोबाइल दिखा। उन्हें एक उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने जल्दी से बहू का मोबाइल उठा लिया। स्क्रीन लॉक नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बेटी का नंबर ढूंढना शुरू किया। उस एक पल में ऐसा लग रहा था कि आज उन्होंने कितनी बड़ी दुश्मनी मोल ली है। अगर बहू को पता चल गया कि राधिका जी ने मोबाइल छू लिया है, तो ना जाने क्या करेगी। फिर भी बड़ी हिम्मत करके वह मोबाइल में जल्दी जल्दी अपनी बेटी रानी का नंबर ढूंढने लगी। शिल्पा ने रानी करके ही नंबर डाउनलोड किया था। जैसे ही नंबर मिला, राधिका जी ने अपनी बेटी को कॉल कर दिया। उधर से रिंग आई और फिर उनकी बेटी ने उठाया भी। हेलो माँ, ये नंबर तो भाभी का है। हाँ बेटी, भाभी का ही नंबर है। मेरी बात चुपचाप सुन ले। मैं मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ बेटी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तू सुन रही है ना? तभी किसी की सीढ़ियों की चढ़ने की आवाज आई। राधिका जी एक पल के लिए डर गई। सांसें थम गई। घबराहट के मारे हाथ पैर कांपने लगा। तभी कमरे के अंदर प्रवेश किया उनका बेटा राकेश। राधिका जी के हाथ में मोबाइल देखकर वह गुस्से से चिल्लाया, माँ, यह शिल्पा की मोबाइल है। उसने मुझे लेने भेजा। तू क्या कर रही है? उसने देखा तो उसमें उसकी बहन रानी का फोन चालू था। उसने मोबाइल छीन लिया। पागल हो गई है बुढ़िया, अपनी बेटी को फोन करके सब बताना चाहती है। राधिका जी डरते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मैं तो बस बेटी का हाल चाल लेना चाहती थी, इसीलिए फोन ले लिया। राकेश फोन लेकर नीचे आ गया। राधिका जी डरी घबराई सी बैठी रही। नीचे डीजे की आवाज शुरू हो गई थी। डांस चालू था। कई तरह के पकवान बने हुए थे। लोगों की भीड़ भाड़ जमा हो गई थी। खाने की मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। राधिका जी को तो प्यास तड़पा रही थी। काश एक गिलास पानी ही मिल जाता। राधिका जी बार बार दरवाजे से झांकती, लेकिन बेटे और बहू ने दोनों सख्त मना कर दिया था कि बुढ़िया कमरे से बाहर मत निकलना, नहीं तो अभी ऊपर एक कोने में रखने को जगह दी हूँ, दोबारा तुझे किसी पागल खाने में ले जाकर रख दूंगी। फिर वहां तुझे सुबह शाम करंट का शॉट देंगे, तब जाकर तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राधिका जी को पागल खाने की बात याद आ गई। घबरा कर वह चुपचाप वहीं अपनी पुरानी सी चारपाई में बैठ गई। नहीं बाबा, मुझे पागल खाने नहीं जाना। वहां तो करंट लगाते हैं, मैंने सुना है, बहुत परेशान करते हैं।
मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे भूख भी नहीं लगी है, प्यास भी नहीं लगी है। राधिका जी ने खुद को संतोष दिया, मन में सोचा और फिर सोने की कोशिश करने लगी। नीचे से इतनी आवाज आ रही थी कि उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। एक छोटी सी खिड़की थी। राधिका जी ने सोचा यहीं से किसी को आवाज दूं, लेकिन इतने डीजे की आवाज आ रही थी कि बाहर उनकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला था। राधिका जी भूखे प्यासे उसी कमरे में तड़पती हुई पड़ी रह गई। शाम को जब सब लोग खा पीकर चले गए, घर खाली हुआ, तो भी राधिका जी आवाज देती रही, कभी दरवाजे से तो पीछे से, कभी खिड़की से। संयोग बस खिड़की के पीछे कुछ बच्चे खेल रहे थे। राधिका जी की आवाज सुनकर वह आए और कहने लगे, अंकल, ऊपर से कोई आवाज दे रहा है। यह सुनकर राकेश को बड़ा गुस्सा आया। यह बुढ़िया छीने नहीं देगी। राकेश तेजी से कदमों से ऊपर के कमरे में गया। पीछे पीछे शिल्पा भी गई और कहने लगी, यह बुढ़िया नाक कान कटाकर रख देगी। अब देखो, खिड़की से बाहर दूसरों को आवाज देती है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। हमारा तो नाक कटवाकर रख देगी इस कॉलोनी में। इस बुढ़िया के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करो, इस खिड़की को बंद करवा दो। राकेश ने कहा, यही सही रहेगा। उसने लकड़ी की मोटी प्लाई लाया और चारों तरफ कील ठोक कर वह खिड़की में प्लाई लगा दिया। थोड़ी बहुत शाम को ठंडी हवा आ जाती थी तो वह भी बंद हो गई। अब कमरा पैक हो गया, ऊपर से तपता, और राधिका जी खिड़की के बाहर झांक कर बच्चों को खेलता हुआ देखकर थोड़ा तो मनोरंजन कर लेती थी। वैसे भी वह उस छोटे से कमरे से नीचे बाहर तो आ नहीं पाती थी और ना ही कोई उनके पास आना जाना करता था। आज बेटे ने यह भी बंद कर दिया। दोनों बाहर आ गए। राधिका जी फिर से कहती हैं, कुछ बचा हो तो दे दे, बहुत भूख लगी है, भूखे प्यासे मर जाऊंगी। राधिका जी की बात सुनकर शिल्पा ने कहा, मर बुढ़िया, तेरी यही सजा है। कब से चिल्ला चिल्ला कर परेशान करके रखी है, अब तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। राधिका जी तड़पती हुई वहीं पर बैठ गई और बेटा बहू दोनों नीचे आ गए। वह उसी कमरे में अपने पति की तस्वीर लगाई थी। तस्वीर की तरफ देखकर कहने लगी, अब मुझे भी ले चलो रानी के पापा, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, अपने साथ ले चलो। देख रहे हो अपने बहू और बेटे की कैसी हरकतें हैं। उन्होंने मन में सोचा, एक समय था जब उनके पति इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तो उसके कुछ दिनों बाद तक राकेश और शिल्पा माँ का इतना ध्यान रखते थे कि उन्हें पति की कमी महसूस ही नहीं हो रही थी। वह खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी और भगवान से यही कहती कि ऐसी औलाद हर माता पिता को देना। राकेश और राधिका उनके लिए दवाइयाँ, खाना, सारी चीज लाकर रखते। माँ, तुम अपना ध्यान रखा करो, पापा तो रहे नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। राधिका जी के पति जंगल विभाग में थे। वह घर पर बहुत कम रहा करते थे। उनकी ड्यूटी ही ऐसी थी कि दिन में कहीं तो रात में कहीं उन्हें बहुत भागा दौड़ी का काम करना पड़ता था। वह मकान राधिका भवन के नाम से था और राधिका जी के नाम पर ही था। उनके पति ने अपने नाम पर कुछ नहीं रखा था। अपनी सारी तनख्वाह अपनी पत्नी के नाम पर था। ज्वाइंट अकाउंट बनाकर पत्नी को ही मालिक बनाया था और आज भी पेंशन आती थी तो वह पति पत्नी के जो ज्वाइंट अकाउंट था उसमें ही आती थी। राकेश और शिल्पा इतना प्यार से रखते माँ को कि माँ को कभी कमी महसूस नहीं हुई, ना पैसे की, ना खाने की, ना सेवा की। बहू सोने से पहले रोज राधिका जी के पैर दबाने आती। लेकिन एक साल पहले की बात है, एक दिन राकेश ने कहा, माँ, सब कुछ तो तुम्हारे नाम है, यह घर, लाइट बिल, हाउस टैक्स, यहाँ तक कि तुम्हारी आने वाली पेंशन भी
तुम्हारे ही खाते में आती है। तुम्हारी पेंशन निकलवाने के लिए हर महीने तुम्हें बैंक तक ले जाकर तकलीफ देना पड़ता है। तो मैं ये सोच रहा था माँ कि तुम इन सब मुश्किलों से छुटकारा पा लो। माँ ने कहा, बेटा वह कैसे, मुझे क्या करना है? तो बेटे ने कहा, माँ पहले तो तुम लाइट बिल, यह घर और बाकी की जो पेपर कार्यवाही है वह कर लो। सब कुछ मेरे नाम कर दो। आखिर मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ और सब कुछ करना तो मुझे ही है माँ। मैं नहीं चाहता कि हर दस्तावेजों के पीछे तुम्हें बार बार परेशान होना पड़े, ले लेकर जाना पड़े। राधिका जी ने कहा, बात तो तू ठीक ही कह रहा है। ठीक है, तू जैसा चाहता है कर ले बेटा। अब मुझे धन दौलत की क्या लालच। मेरी असली धन दौलत तो तुम दोनों ही हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहना था कि राकेश और शिल्पा की तो मानो खुशी का ठिकाना ना था। उन दोनों ने जल्दी से वकील बुलवाया, प्रॉपर्टी का नया पेपर बनवाया जो कि राकेश के नाम पर था, और फिर माँ से दस्तखत करवाकर अपने नाम सब कुछ करवा लिया। और फिर दूसरे ही दिन माँ को बैंक में लेकर गया और मैनेजर साहब से बैंक में वहां पर सलाह किया कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। माँ के खाते में यानी कि अकाउंट में मेरा भी नाम ज्वाइन करना है, लेकिन ऐसा करना है कि बिना माँ के साइन, बिना माँ के आए मैं पैसे निकाल सकूं, जमा कर सकूं, इस अकाउंट को जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकूं। और फिर उसने एक फॉर्म भरा और उसका नाम उस अकाउंट में ज्वाइंट हो गया। उस दिन माँ को घर पर लाया और दोनों पति पत्नी खूब खुश हुए। अब सब कुछ राकेश के हाथ में हो गया था। उसी दिन रात को जब राधिका जी अपने कमरे में सोने जा रही थी, तो पीछे से शिल्पा ने आवाज दिया, ओ सासू महारानी, उधर कहाँ चली? अब वह कमरा तुम्हारा नहीं रहा। उस कमरे को मैंने साफ करवा लिया है। अब वह कमरा गेस्ट रूम के नाम पर हो गया है। उस कमरे को छोड़ो। इतना बड़ा घर का आलीशान कमरा फंसा कर रखा है। जाओ, ऊपर तुम्हारे लिए तुम्हारा कमरा तैयार है। राधिका जी का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पैरों तले से जमीन सरक गई। बहू, तुझे क्या हो गया है? कैसी बात कर रही है? मैं ऊपर मैं तो कभी ऊपर के कमरे में नहीं रही। हमेशा से यही कमरा मेरा था। और फिर गर्मी के दिनों में ऊपर के कमरे कितने तपते हैं। बहू, सीढ़ियां चढ़ना उतरना भी पड़ेगा। मेरा ऊपर के कमरे में गुजारा नहीं होगा। तुम ऊपर ही गेस्ट रूम क्यों नहीं बना देती? राधिका की बात सुन शिल्पा ने कहा, मैं तुझसे राय सलाह नहीं मांग रही हूँ। जो कहा गया है वही करो। राधिका जी जाना नहीं चाहती थी। आज बहू की ऐसी बातें सुनकर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसे क्या हो गया है? राकेश भी पीछे खड़ा था। राधिका जी उसकी तरफ देखकर बोली, बेटा, बहू क्या कह रही है? तू कुछ समझा? बहू कैसी बातें कर रही है? राकेश ने कहा, माँ, अब तुम छोटी मोटी बातों पर इतनी पंचायत खड़ी करोगी? जो कहा है शिल्पा ने कर क्यों नहीं लेती? आखिर घर तो सब कुछ अपना ही है। क्या ऊपर क्या नीचे, ऊपर के ही कमरे में रह लो। राधिका जी कुछ कह ना पाई। बेटे के मुंह से पहली बार ऐसे शब्द सुन उनकी आंखें फटी रह गई। फिर शिल्पा ने कहा, जाओ, तुम्हारी माँ का कमरा दिखा कर आओ। ले जाओ इसके चादर तकिया, इनके कमरे में रख देना। राकेश आगे आगे तकिया और चादर लेकर ऊपर जाने लगा और बोला, आओ माँ, तुमको तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। राधिका जी पीछे पीछे जाने लगी। वह तो बड़े वाले कमरे में जा रही थी, जो ऊपर भी एक अच्छा सा कमरा बड़े अच्छे से सजाया गया था। कभी उनके पति उसी कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। वहीं चाय नाश्ता करते, बातें करते। उसमें सोफा, बेड, अलमारी, सब कुछ रखा था। यहाँ तक कि एसी भी लगा था। इसीलिए राधिका जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो उसमें भी तो एसी है, बंद करेंगे तो कमरा ठंडा ही हो जाएगा। लेकिन उनको आश्चर्य तब हुआ जब उनका बेटा उस कमरे में नहीं,
उसी ऊपर में एक छोटा सा कमरा था जिसमें घर के सारे पुराने भंगार के सामान रहते थे। उसमें ले गया, दरवाजा खोला और बोला, माँ देखो, तुम्हारी चारपाई भी रख दिया हूँ। तुम्हारा बेड यहाँ नहीं आ सकता था, इसीलिए अब तुम इसी कमरे में रहो। लो तकिया चादर। इतना बोलकर तकिया और चादर उसी चारपाई में फेंक दिया और चला आया। राधिका जी कभी उस चारपाई को देखती तो कभी जाते हुए अपने बेटे राकेश को देखती। उनका जी कर रहा था कि फूट फूट कर रोए और चिल्लाए कि मैं इस घर की मालकिन, मेरे पति ने मुझे रानी की तरह रखा था और आज मैं इस कबाड़ वाले रूम में कैसे रहूंगी और क्यों रहूं? यह घर मेरा है। लेकिन यह आवाज सिर्फ उनके अंदर ही अंदर गूंजती रही, मुंह से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। आज राक्षसों वाला रूप अपने बेटे और बहू का जो देख ली थी। राधिका जी चुपचाप कमरे में चली गई, रात भर रोती रह गई, अपने पति को याद करती रही। अब उनका वही रोज का हो गया था। रोज उसी कमरे में रोती पड़ी रहती। धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी क्योंकि बहू उन्हें समय पर ना खाना पानी, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करती। ठंडियों में उस रूम में ठंडी ठंडी हवा आती और ज्यादा ठंडी लगती थी और गर्मी में गर्म हवा आती और गर्म के कारण पूरा कमरा तपने लगता था। दोनों ही सीजन में काफी मुश्किल हो रही थी उनको, लेकिन उनके बहू और बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यही सोचकर वह रोती हुई कमरे में पड़ी रह गई। आंसुओं से उनकी आंखें भीग गई, बहकर आंसू गले तक आ गए। अचानक से उन्हें बेचैनी सी होने लगी और उठ खड़ी हुई आंसू पोंछा। देखा तो रात को 10 बज चुके थे। उन्हें लगा कि बहू और बेटा कहीं सो ना जाए, नहीं तो रात भर प्यासे ही तड़पती रह जाऊंगी। वह जोर से आवाज दी, शिल्पा, बहू, पानी दे दे। राकेश, रात कैसे गुजरेगी? एक गिलास पानी तो लाके दे बेटा। लेकिन दोनों पानी लेकर नहीं गए। राधिका जी आवाज देती रही। शिल्पा ने कहा, बुढ़िया बार बार चिल्ला रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी जुबान नहीं बंद हुई, अभी जिंदा है, मरी भी नहीं। वह तेजी से आगे आगे बढ़ी तो राकेश भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाने लगा। राधिका जी अब जो जमीन पर ही अधबेहोशी की हालात में पड़ी थी। सुबह से ना खाना ना पानी, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दीवार पकड़कर धीरे धीरे उठी और धीरे धीरे ही बोली, बेटा एक गिलास पानी दे दे और कुछ मत देना, नहीं चाहिए मुझे खाना, सिर्फ पानी लाकर दे दे। उनकी ऐसी हालात देखकर शिल्पा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, अब काम हो जाएगा, देख नहीं रहे हो, आज रात तक में यह बुढ़िया मर जाएगी। राधिका जी बहू की तरफ देखी और फटी आंखों से देखती ही रह गई। उनको समझ में आया तो इसका प्लान मुझे मार देने का है। बहू ऐसा मत कर, मुझे भूख प्यास से तड़पा कर मत मार, मुझे एक गिलास पानी दे दे, मेरी रात कैसे कटेगी। राकेश ने पत्नी की तरफ देखा तो शिल्पा ने कहा, मेरा मुंह क्या देखते हो, इस बुढ़िया को बंद कर दो अंदर, इसे खाना पानी देने की कोई जरूरत नहीं है, वरना यह कभी नहीं मरेगी, हमारा पीछा इससे कभी नहीं छूटेगा। उसने खुद ही अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद करके बाहर से कड़ी लगा दिया। आगे आगे धम धम सीढ़ियों पर पैर रखती हुई आई। पीछे पीछे राकेश भी आया। नीचे आकर बोली, चलो अच्छा है, सुबह तक बुढ़िया मर जाएगी, फिर कह देंगे कि इसने खाने पीने में लापरवाही कर दी, रात को ही इसकी तबीयत खराब हुई और मर गई। चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर रोने धोने का नाटक भी तो करना पड़ेगा। यह कहकर जैसे ही वह दोनों कमरे में सोने गए कि दरवाजे की जो डोर बेल जोर जोर से बजने लगी और दरवाजे पर ठक 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 की आवाज भी आने लगी। राकेश ने कहा, अरे यह कौन हो सकता है जो इतना जबरदस्ती का डोर बेल बजा रहा है और दरवाजा भी ठोक रहा है। शिल्पा ने कहा, जाकर देखो तो पता करो
कौन है जिसे किसी के घर में दरवाजा खुलवाने का मैनेज नहीं सीखा है? पागल है क्या? राकेश आगे आगे, पीछे पीछे शिल्पा भी आई। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी बड़ी बहन रानी खड़ी थी और पीछे उसके जीजाजी खड़े थे। रानी की आंखें लाल, गुस्से से क्रोधित। वह उसे देखकर राकेश ने कहा, दीदी तुम इतनी रात को कैसे? रानी ने कहा, सारी पंचायत यहीं कर लोगे कि मुझे घर के अंदर आने दो। वह दौड़ी दौड़ी सीधे माँ के कमरे की तरफ गई, लेकिन माँ के कमरे का हुलिया बदल चुका था। वहां पर माँ की कोई भी ना तो चीज पड़ी थी और ना ही माँ। पलटकर उसने कहा, कहाँ है माँ? कहाँ रख दिया तुमने माँ को? क्या किया माँ के साथ? राकेश ने कहा, वो क्या है, माँ चाची के घर घूमने गई है और वहीं रुक गई है। शिल्पा ने भी पति की बातों पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, ठीक ही कह रहे तुम्हारे भाई, माँ यहाँ नहीं है, माँ तुम्हारी चाची के घर चली गई है। यह सुनकर रानी ने कहा, झूठ मत बोलो, यहीं से तुम्हारे नंबर पर माँ ने सुबह कॉल किया था और माँ ने मुझे बहुत सारी बातें बताई है। रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है, सब कुछ मुझे पता है। झूठ बोल रही हो? यह सुनकर राकेश और राधिका डर गए। राकेश ने माँ से फोन छुड़ाते हुए जो भी शब्द कहे थे वह रानी ने सुन लिया था, इसीलिए तो वह उसी समय घर से चल दी। आते आते उसे 11 बज चुका था। वह पूछने लगी, बता रहे हो कि अभी पुलिस को फोन करूं? शिल्पा ने कहा, दीदी वो क्या है ना कि माँ को ऊपर वाले कमरे में रख दिया है। माँ को यहाँ घुटन हो रही थी, बार बार उन्हें तुम्हारे पिताजी की याद आ रही थी। रानी ने तेजी से ऊपर चढ़ी और जाकर वह एसी वाले रूम को देखी, लेकिन वहां भी माँ नहीं थी। तो रानी ने कहा, फिर झूठ, इस कमरे में भी माँ नहीं है, कहाँ रखा है माँ को? तो राकेश घबराते हुए कहता है, दीदी वो जो पुराना पहले का कबाड़ वाला रूम था उसमें माँ है। राधिका आगे बढ़ी तो देखी वह बाहर से कड़ी बंद था। वह चिल्लाई, माँ को अंदर किया है, कड़ी क्यों बंद है? जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा माँ जमीन पर बेहोशी की हालत में पानी, पानी दे दो, पानी दे दो कह रही थी। मुंह सूख गया था, साड़ी का पल्लू दूर पड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। ऐसी हालात देखकर रानी के तो दिल फट गया। माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? माँ, बेटी की आवाज थोड़ी थोड़ी कानों में जा रही थी। राधिका जी ने कहा, आ गई, पानी पिला दे रानी, पानी पिला दे अपनी माँ को। रानी ने अपने पर्स में से अपने पानी का बोतल निकाला और माँ को एक हाथ से सहारा देकर उठाकर बैठाया और दूसरे हाथ से पानी पिलाने लगी। पानी की थोड़ी सी बूंदे मुंह में गई तो राधिका जी को राहत मिली, लेकिन वह बोल ना पाई। अब वह पहले से ज्यादा बेहोश और कमजोर हो गई। पूरा दिन और इतनी रात तक दाना पानी मुंह में ना जाने की वजह से अचानक सा पानी मिला तो उन्हें और भी चक्कर आ गया। अपने पति की मदद से रानी ने उन्हें उठाकर चारपाई में लेटाया और फिर पीछे मुड़ी और अपने भाई की तरफ गई। उसके गालों में 2 थप्पड़ लगाया। तुमने माँ को यहाँ कबाड़ वाले रूम में बंद कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने बड़े मकान में इतनी जगह होने के बाद माँ को यही जगह मिली थी रखने को? तुम दोनों की खैर नहीं। तभी फिर से दरवाजे पर डोल बेल बजी। राकेश नीचे गया तो पुलिस की टीम थी, साथ में महिला पुलिस भी थी। राकेश ने कहा, आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया है? यहाँ पुलिस का क्या काम है? शिल्पा भी नीचे आई, देखी तो पुलिस थी। दोनों डर गए। शिल्पा ने कहा, पुलिस को किसने बुलाया? रानी ने गुस्से से कहा, मैंने बुलाया है। तुम लोगों की सारी बातें मैंने सुन ली और फिर मैंने पड़ोस में अपनी सहेली के घर फोन किया था। मेरी सहेली की माँ आई थी और वह चोरी छुपे सब कुछ देखी थी। जो जो तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ किया है उसने मुझे सब कुछ बताया है। वह तुम्हारी पार्टी एंजॉय करने नहीं आई थी,
मेरी माँ के लिए इंक्वायरी करने आई थी। अभी राकेश और शिल्पा की जुबान बंद हो गई। पुलिस ऊपर गई। उस कमरे की हालात देखकर सब कुछ समझ गई। किस तरह से माँ को उस कमरे के गंदगी भरी जगह में रखा गया था। राकेश अपनी बहन से कहने लगा, दीदी ये तुम क्या कर रही हो? अपने भाई को जेल भेजोगी? पुलिस बुलाई हो? अरे तुमने मुझसे पहले बात क्यों नहीं किया? माँ की आदतें ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हमें इस कमरे में रखना पड़ा। फिर से रानी ने अपने भाई के गाल पर 2 थप्पड़ लगा दिया। खबरदार अगर तूने कुछ बोला। इंस्पेक्टर साहब, इस नालायक को अभी गिरफ्तार कर लीजिए और इस शिल्पा महारानी को भी यहाँ से ले जाइए। इन दोनों ने माँ को कितने दिन से भूखा प्यासा रखा है। देखिए कैसे माँ पानी के लिए तड़प रही थी। यह सुनते ही राकेश माँ की तरफ लपका। माँ, कुछ कहोगी? दीदी क्या कह रही है? हमें जेल भिजवा रही है। माँ, जैसे ही माँ माँ जैसे शब्द राधिका जी के कानों में पड़े, राधिका जी ने धीरे से आंखें खोली और राकेश का चेहरा देखकर नफरत से उनका दिल भर गया। वह बेटी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती हैं, बेटी। राकेश को लगा कि अब माँ बचा लेगी, लेकिन राधिका जी ने कहा, बेटी, इस नालायक को मेरी नजरों से दूर कर दो। यह मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है। मैंने एक दुश्मन को जन्म दिया था। इसे हटा दो, इसे यहाँ से ले जाओ। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। राधिका जी की बात सुनकर रानी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, और कुछ सुनना है आपको? देखिए, माँ ने भी गवाही दे दी है। ले जाइए इन दोनों को। शिल्पा भी कहने लगी, दीदी, मैंने तो कुछ नहीं किया। जो किया है आपके भाई ने किया है। लेडीज पुलिस आकर शिल्पा के भी हाथ पकड़ लेती है और कहने लगी, यह सब कुछ कोर्ट में जाकर बताना कि तुमने क्या किया है क्या नहीं। सब कुछ सामने दिख रहा है। जल्दी से रानी ने एम्बुलेंस मंगवाया। अपने पति के साथ माँ को हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी। राकेश और शिल्पा दोनों हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगते रहे। दीदी ऐसा मत करो, तुम्हारा भाई हूँ, जेल मत भेजो। लेकिन रानी ने जरा सा भी रहम नहीं किया। कहा, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से ले जाइए। अब इनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। राकेश और शिल्पा को पुलिस जीप में बिठाकर पुलिस वहां से ले गई। रानी अपनी माँ को एम्बुलेंस में बिठाया, अपने पति के साथ हॉस्पिटल लेकर चली गई। मोहल्ले वाले लोग अब तक जमा हो गए थे। साथ में पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस, सब कुछ देखकर लोगों को समझते देर नहीं लगी। और वैसे भी राधिका की सहेली की माँ बहुत सारी बातें मोहल्ले में पहले ही बता चुकी थी, क्योंकि वह इंक्वायरी करने आई थी। आधे पड़ोसियों को तो वैसे ही पता चल गया था कि क्या क्या हो रहा है राकेश के घर में। अब राकेश और शिल्पा दोनों रात भर लॉकअप में और माँ हॉस्पिटल में। रात भर माँ को पानी चढ़ता रहा। आधी रात गुजर गई। सुबह होते होते माँ को होश आया। माँ होश में आते ही अपनी बेटी को पास में देखकर सब कुछ बताने लगी। बेटी, कैसे कैसे मेरे साथ तेरे भैया और भाभी ने अत्याचार किया, तुझसे बात नहीं करने देते थे। रानी ने कहा, माँ, मैं भी कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की। जब भी मैं फोन लगाती थी भैया और भाभी को, तो वह दोनों कहते, माँ नहीं है, पार्क में घूमने गई है, या कि वो लोग कह देते कि हम बाजार में हैं। बहाना बना बना कर तुमसे बातें नहीं करवाते थे। आज जब तुमने बात किया तो मुझे आधी अधूरी बात सुनाई दी। तभी मैं समझ गई थी कि माँ से साल भर से बात नहीं करवा रहे। जरूर माँ के साथ कुछ हो रहा है। राधिका जी ने कहा, बेटी, अगर तू नहीं आई होती तो सुबह तक तेरी माँ जिंदा नहीं रहती। रानी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ ऐसा मत कहो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। उन 2 राक्षसों को हमने जेल भेज दिया है। राधिका जी जेल का नाम सुनकर एक पल के लिए सहम सी गई। आखिर माँ है, माँ की आत्मा। लेकिन रानी ने कहा, माँ, तुम जेल सुनकर इतना घबरा क्यों गई?
तुम भूलो मत कि तुम्हारे साथ उन दोनों ने क्या किया है, यही उनके लिए सजा काफी था। राधिका जी बेटी की बात सुनकर थोड़ा शांत हुई। उनके दिल ने भी कहा, जो हुआ है सही हुआ है। ऐसी औलादों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सुबह 11 बजे तक जब डॉक्टर वार्ड में राउंड के लिए आए, राधिका जी का चेकअप किया तो वह ठीक लग रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्हें अब घर ले जा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ, सिरप और कुछ पाउडर है जो पानी में डालकर इन्हें पिलाते रहना। इन्हें पानी की काफी कमी हो गई है, कमजोरी हो गई है। सारी दवाइयाँ रानी ने ले ली और अपनी माँ को लेकर घर आई। रानी अपनी माँ के साथ कुछ दिन रहकर सेवा करती रही। फिर रानी ने अपनी माँ की सारी व्यवस्था उसके अपने ही कमरे में रखवा दिया। ऊपर वाले कमरे को किराए से दे दिया। और एक काम रानी ने और किया, माँ की जो पेंशन थी उसमें भाई का नाम भी ज्वाइंट हो गया था। माँ ने सारी बात बताई तो रानी ने माँ के अकाउंट से भाई का नाम भी कटवा दिया और कहने लगी, अब माँ की पेंशन सिर्फ माँ को मिलनी चाहिए। राधिका जी के पास अब उनकी पेंशन ऊपर वाले कमरे का 10,000 किराया आने लगा था। इसीलिए रानी ने एक 24 घंटे के लिए नौकरानी रख दिया। वह लड़की थी, 24 घंटे रहकर राधिका जी की सेवा करती, खाना बनाना, उनकी देख रेख करना। राधिका जी की अच्छे से अब देखभाल होने की वजह से वह बिना छड़ी के अच्छे से चलने फिरने लगी थी, स्वस्थ हो गई थी। किराएदार भी जब नीचे उतरते, उनके बच्चे, तो वह भी राधिका जी के साथ बैठते, बातें करते। किराएदारनी भी अच्छी थी, वह भी कुछ बनाती तो राधिका जी के लिए खाना लेकर आती। नौकरानी थी ही जो 24 घंटे राधिका जी के साथ रहती थी। रानी अपनी माँ को रोज 2 बार 3 बार फोन करती और दूसरे दिन 4 दिन 5 दिन या कि कभी लगातार भी आकर माँ से मिल जाया करती थी। दूर रहकर भी रानी अपनी माँ का पूरा देखभाल कर रही थी। राधिका जी कहती, बेटी अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। घर का सारा काम तो यह नौकरानी कर देती है। बैठने बातें करने के लिए किराएदारनी भी आती जाती रहती है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो राधिका जी के पास आकर कहानियां सुनते, वहीं बैठकर होमवर्क करते। कभी कभी तो उन बच्चों के मम्मी डैडी बाहर चले जाते तो वह राधिका जी के पास ही रहते, दादी दादी कहकर उन्हीं के साथ खेलते। अब राधिका जी का जीवन पहले से ज्यादा खुशनुमा हो चुका था। जो सुख बेटे बहू ने नहीं दिया, वह सुख परायों से मिल रहा था। राधिका जी अब पहले से ज्यादा स्वस्थ भी हो चुकी थी। वहीं उनकी बहू शिल्पा और राकेश दोनों जेल में थे। शिल्पा जो उस मकान की मालकिन बन बैठी थी, महंगी महंगी साड़ियां, सैंडल, हर दूसरे तीसरे दिन ब्यूटी पार्लर जाना और ऊंची ऊंची बातें करना, शॉपिंग करना, यह सब किया करती थी। अब वह जेल के वर्दी में, पुराने कपड़ों में 2 रोटी और दाल के लिए भी लाइन लगाया करती थी, जो कि पहले बड़े शौक से भोजन और अपने मन पसंद का गिन चुनकर महंगी महंगी ही चीजें खाया करती थी। लेकिन अपनी करनी और लालच की वजह से वह आज कहां से कहां पहुंच चुकी थी। दोनों पति पत्नी अब अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन अब उनके बस में कुछ नहीं था। उनका पाप इतना बढ़ गया था कि उन्हें सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।